जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का जो डेली वाइज पे अभी चल रही है हम लोग का टेस्ट सीरीज, वो आज हम लोग करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 13 है। तो चलिए पहला सेक्शन देखते हैं, जनरल हिंदी का है। लगा के देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जनरल हिंदी में बनता क्या है। सेक्शन 1 जनरल हिंदी क्वेश्चन कह रहा है कि चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पौ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार, इनमें कौन सा रस है। देखिए पहले इसका तो भावार्थ हम लोग समझेंगे कि ये क्या कहा गया है। इसका यदि भावार्थ आप समझ जाएंगे तो बता दीजिएगा कि इसमें कौन सी रस है। देखिए कह रहा है कि चंद्र टरे सूरज टरे, चंदा और सूरज भी टर सकते हैं, टरे जगत व्यवहार, और जगत की व्यवहार भी टर सकती है, मतलब कि इधर से उधर हो सकता है। परंतु परंतु दृढ़ श्री हरिचंद्र की, मतलब जो हरिश्चंद्र जी हैं, उनका जो सत्य विचार है वो नहीं टर सकता है। यहाँ पे ये कहा गया है। तो बताइए तो कौन सा इसमें रस होगा। तो आप बताएंगे कि वो अपने कर्तव्य, अपनी वचन को लेकर, सत्य उनका जो वचन है उस पे वो दृढ़ रहते हैं। तो वो क्या है एक तरह से, तो आप बताएंगे वो वीर रस है ना। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आंसर्स ए करेक्ट हो जाएंगे आपके, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए व्यक्तिवाचक वो जिसका खास नाम होता है। देखिए राम एक खास नाम हो गया, रामचरितमानस एक खास नाम हो गया, गंगा भी एक खास नाम हो गया। तो अब बताएंगे कि ये तो करेक्ट हो गया हमारा, बट जो ऑप्शंस बच गए जैसे कृष्णा, कामायनी, मिठास। देखिए मिठास एक कॉमन हो गया ना दोस्तों। मिठास तो हर एक वस्तु का, जैसे चीनी भी मीठा होता है, मिठाई भी मीठा होता है, तो ये मिठास जो हो गया आपका कॉमन हो गया। जैसे कि लखनऊ हमारा क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक। आम यहाँ पे कॉमन हो गया, मतलब जातिवाचक हो गया। बुढ़ापा भी एक क्या हो गया आपका, तो आप बता दीजिए कि बुढ़ापा जो है ये भाववाचक हो गया। सभी अलग अलग नाउन आ गए। देखिए ममता, ममता भी क्या हो गया, भाववाचक। वकील, एक वकील जो है क्या है, एक जातिवाचक हो गया। पुस्तक भी एक जातिवाचक। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे दोस्तों, आंसर्स आपके ए करेक्ट होंगे। देखिए आगे कह रहा है कि काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे बताइए, जो चमत्कार ला दे। तो देखिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग अलंकार कहते हैं ना। आंसर्स बी करेक्ट बताइएगा। क्या कहते हैं उसे, अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन की, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, वाक्य जो है कैसा यह वाक्य है बताइए। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये हमें वाक्य बताना है, कैसा वाक्य है, कैसा वाक्य है। तो आप बताएंगे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये क्या है, हमारी संकेत है, बिल्कुल नहीं। क्या हमारा ये विधान है, नहीं। क्या हमारा विस्मय है, नहीं। तो ये हमारा क्या बच गया, इच्छा। ये हमारा इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें क्या करे, सक्सेस बना दे, है ना, सफलता प्रदान करे। तो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, इस वाक्य में कौन सा हमें पदबंध बताना है। जो रेड कलर से, आसमान में उड़ता गुब्बारा जो क्या है वो फट गया है, तो वो कैसा बताइएगा। ये विशेषण है, बिल्कुल नहीं। क्या क्रिया है, तो नहीं। क्या ये सर्वनाम है, नहीं। ये क्या है, तो संज्ञा पदबंध है। आंसर हमारा सी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में बताइए कौन सा समास है। तो चौराहा में आप देखिएगा तो ये द्वंद्व समास नहीं है, ये क्या है, द्विगु समास है दोस्तों। आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह या फिर समाहार का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है संयुक्त व्यंजन की संख्या आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, टोटल 4 है ना। और सामान्यतः जो हम व्यंजन के प्रकार देखते हैं वो कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन है, स्पर्श व्यंजन है ना, अनुनासिक व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, और उष्ण उष्ण व्यंजन है। पांचवा है आपका उतीक्षित उतीक्षित व्यंजन है, और छठा जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो जाए अक्ष, है ना, त्र, ज्ञ, है ना, ये सब हो जाए, जैसे स्र। आगे देखिएगा कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बता दीजिए कौन है। तो आंसर बता देंगे, इसमें मित्र जो है आपका पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग तो ऑप्शन बी ही मिल गया। सूचना, है ना, सूचना क्या है यहाँ पे, उसे सूचना मिली कि आज विद्यालय क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो देखिए उसे मिली है ना, तो ये सूचना हमारा क्या है, सूचना एक तरह से स्त्रीलिंग यहाँ पे वाक्य है, ठीक है।
आंसर्स बी करेक्ट होंगे। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं उसी को कहते हैं उपसर्ग। बिल्कुल गलत है। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर, हाँ बिल्कुल सही, पहले जुड़कर, और जो बाद में जुड़ता है उसे तो प्रत्यय कहते हैं। जो पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे अर्थात विशेषता उत्पन्न कर दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बी करेक्ट बन गया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के लिए हमें सही संधि विच्छेद को चुनना है। तो हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय के लिए आप बताइएगा। हिम, ये तो बिल्कुल यहीं से दिख रहा है गलत है ना। ये देखिए ये हिम तो ठीक है, आलय ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, यानी आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हिम जो आलय, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान हमें करना है। देखिए बच्चे जो है यहाँ पे तो संज्ञा हो गया, गाना एक आपका क्रिया हो गया, ये गा चुके हैं तो हमें बताना है गाना या फिर गा, बस तो दो ही बच गए क्योंकि बच्चे तो होंगे नहीं और चुके होंगे नहीं। तो बताइए इस दोनों में क्या होने वाले हैं, तो आंसर बता देंगे। गाना तो एक आपका क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, लेकिन गाना गाना है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है क्या इसमें कि दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। वाक्य कैसा है यह वाक्य बताइए, लाने की बात किया गया है तो यहाँ पे क्या इच्छा का बात किया गया, बिल्कुल नहीं। क्या संकेत, बिल्कुल नहीं। क्या विधानवाचक, नहीं। तो ये क्या दिया गया, आ गया ऑर्डर दिया गया है, यानी आंसर हमारा ए करेक्ट बताइएगा। आगे कह रहा है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है चौपाई। आंसर्स क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का हमें प्रकार बताना है। कौन सा कारक का प्रकार है बताइए, के लिए आ गया, आप बता सकते हैं यदि आपको कारक का विभक्ति चिन्ह याद होगा। के लिए किसका होता है, तो आप बता देंगे संप्रदान के लिए, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे, तो इसे याद करना होगा, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अहो, अरि, ये सब है ना। देखिए कह रहा है कि वर्णों के क्रम को डैश कहते हैं, वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आंसर्स सी करेक्ट बताएंगे। और वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 45 है। देखिए कह रहा है कि अल्प विराम चिन्ह हमें बताना है। अल्प विराम चिन्ह बता दीजिए कौन है, तो ये तो पहला ही को बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। आंसर सही बनेंगे, जिसे कॉमा हम लोग बोलते हैं। देखिए नीचे दिए गए विकल्प को हमें रिक्त स्थान को भरना। कह रहा है सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी, लोक लोक और लिहाज नहीं लग रही थी, भूख और प्यास नहीं लग रही थी, शुद्ध और बुध नहीं लग रही थी, अच्छा और बुरा नहीं लग रहा था। तो हमें स्पष्ट यहाँ से दिख रहा है कि भूख और प्यास नहीं लग रही थी उसे। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा है कि सभ्यता की दौर में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है। क्या होगा, ही छूट जाता है, आप छूट जाता है, स्वार्थ या फिर स्वतः छूट जाता है। तो आंसर बता देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वतः ही छूट जाता है। जो सभ्यता की दौर में संवेदनशीलता जैसी मनोवेग के साथ स्वतः ही छूट जाता है। आंसर से करेक्ट होंगे। जिस समास में दोनों खंड क्या हो, समान हो, कोई प्रधान या फिर गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, बताइए कौन सा समास कहेंगे उसे, तो उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास, है ना। क्या कहेंगे उसे, द्वंद्व समास। आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे मोटा ताजा, है ना, रोटी दाल कह सकते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, जैसे पंचपात्र बोल सकते हैं, नवरत्न बोल सकते हैं, त्रियोगी बोल सकते हैं, ये सब है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है किससे, लड़का सोता है, बस इतना बताया गया। ये नहीं बताया लड़का कहाँ सोता है, कब सोता है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन, एक सकर्मक है एक अकर्मक, जिसमें स्पष्ट पता चल जाए, जैसे आपको मैंने बोला कि वह रोता है और वह क्यों रोता है ये नहीं पता चला, बस रोता है, तो ये सीधे से आप बता देंगे अकर्मक क्रिया। यहाँ पे वही बताया गया कि लड़का सोता है, तो ये क्या है हमारा अकर्मक क्रिया। लेकिन वही बोलता है कि लड़का जो है
कहाँ पे सो रहा है, तो बेड पे सो रहा है, तो ये हम बता दें तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पे सीधे बी बनेगा। इसमें बस बताया गया है कि क्रिया मतलब कि कर्ता जो है क्रिया कर रहा है, क्यों कर रहा है ये नहीं बताया गया, तो आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यायावर का अर्थ क्या होगा। यायावर का अर्थ क्या होगा। यायावर का अर्थ होगा कि एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, उसी को यायावर कहते हैं। आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में हमें संयुक्त वाक्य को पहचानना है, चयन करना है। संयुक्त मतलब क्या, तो वो कोई दो वर्ड जुड़ी हुई होती है ना संयुक्त वाक्य, और वो क्या चीज से जुड़ी हुई, तो एवं, और, है ना, तथा, अथवा इस सबसे वर्डों से जुड़े हुए, तो सीधे आप बता देंगे कि हाँ वो हमारा संयुक्त वाक्य है। आइए देख लेते हैं क्या इसमें है। बिल्कुल नहीं, पहले इसमें हम लोग और एवं अथवा है यही देख लेते हैं। इसमें भी नहीं, बस एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। बस सीधे आप मार सकते हैं इसे, उसने खाना खाया और सो गया। सीधे संयुक्त वाक्य है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अव्यय की पहचान हमें करना है। हमें सफलता मिलने तक क्या करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बोलेंगे क्या इसमें, यह जो है संबंध बोधक है। क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वह मेरे लिए चाय बना रहा है, कौन सा कारक होगा, किसके लिए, तो मेरे लिए, है ना। यहाँ पे भी लिए आ गया दोस्तों, बताइए क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आ गया ना। तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे आपके, संप्रदान के लिए। गद्यांश को दिया है और गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, उसका उत्तर देंगे। कह रहा है कि दुनिया में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ मानवता आई वहीं मनुष्य संघर्ष के तत्वों को जैसे हो सके कम करने की कोशिश करता है और सहयोग और परस्पर उपकारिता को बढ़ाता जाता है। इसी से मानव की मानवता चरितार्थ होती है और दुनिया प्रगति करती है। तत्वज्ञ कहते हैं कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों है। इनमें हिंसा का तत्व जैसे हो सके उत्तरोत्तर कम करते जाना, अहिंसा को बढ़ाते जाना, यही है उन्नत जीवन की साधना। ऐसे उन्नत जीवन को अध्यात्म जीवन कहते हैं, क्योंकि उनमें आत्मशक्ति का परिचय और आनंद बढ़ते जाता है। प्रेम, सेवा, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों का विकास आत्म परिचय के बिना नहीं हो सकता। जो लोग आत्मा को पहचानते हैं वे ही दूसरों से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का जो है उपयुक्त शीर्षक हमें बताना है, क्या होना चाहिए, तो आंसर्स बता दीजिएगा कि ये होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन। आंसर्स हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन 2 मैथमेटिक्स का। क्वेश्चंस कह रहा है इसमें हमें निम्नलिखित को हल करना है। देखिए सभी पे रेकरिंग है सभी नंबरों को, तो देखिए कैसे हम लोग जोड़ेंगे। जितने नंबर पे है उतने नीचे 9 लिखेंगे, 5/9 हो जाएगा बस, प्लस है तो प्लस, 6/9 लिखिए, प्लस 7/9 हो जाएंगे, प्लस 8/9। एलसीएम ले लेंगे तो 9 हो जाएंगे, सभी को इंक्लूड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 11 और 7 ऐड करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 18। 18 और 8 ऐड करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 26, है ना। तो इस 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 को ऐसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कि 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 में कितना ऐड करेंगे तो 26 आएगा, तो 18 में आप बताएंगे कि 8 ऐड करिएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट आंसर बिल्कुल सी है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन इंटू 3x माइनस 3 डिग्री इक्वल tan 20 240 डिग्री है, तो हमें x का मान बताना है डिग्री में कि कितना होगा। चलिए x का वैल्यू हमें बताते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है पहले तो हम लिखेंगे 2 साइन 3x और माइनस 3, इतना तो है हमारे पास। क्या हम लोग जो भी है यहाँ पे और लिखिए, ये tan 240 डिग्री है। ओके, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है जस्ट हम इसे क्या करेंगे कि 2x माइनस 3x ये तो सेम रहेगा, बट क्या हम लोग इस tan को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan 180 और प्लस 60, 180 प्लस 60 करिएगा तो 240 ही तो आएगा। ओके, हम लोग बाद में से tan 60 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा सेम ही है अभी,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए गए हमने। अभी देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताएंगे √3 होता है, √3 रहेगा। इधर सेम मेरा वही कंडीशंस है कि 2 साइन इंटू 3x माइनस 3 डिग्री है। अब बताइए जब यहाँ पे साइन 3 डिग्री है देन ये 2 हमारा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे भी वही लिखते चलिए, यहाँ पे हमने लिखा साइन है ना 3x माइनस 3। अब ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में था तो क्या ये डिवीजन में आ जाएगा, तो आप बताएंगे क्या कि साइन का वैल्यू जब √3/2 वो कौन से साइन के बराबर होता है, तो आप बताएंगे साइन 60 के बदले होता है। तो हम √3/2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री। आप इधर लिखेंगे साइन 3x माइनस 3 डिग्री। आप बोलेंगे कि साइन और साइन तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारे पास बचा वो लिखेंगे, क्या क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 3 इक्वल में क्या बचा 60 बचा ना। तो आप बताएंगे कि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो इसको इधर लेके चले जाइए। तो आप बताएंगे x की वैल्यू हो जाएंगे 63, क्योंकि जाके ये जुड़ जाएगा उधर, और ये गुणा में है तो भाग में आ जाए, काटेंगे 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 21 डिग्री। क्या है ऑप्शंस, तो यस ऑप्शंस नंबर आपका बी करेक्ट है 21 डिग्री। आगे देखेंगे चार क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ कितना 484। तो सबसे छोटी संख्या में बताना है, चार क्रमागत है ना, तो पहला संख्या क्या होनी चाहिए, चार क्रमागत बताया गया तो पहला x, दूसरा क्या होगा तो x प्लस 2 होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, और कैसी तो सम संख्या है तो इसी कारण x प्लस 2 रखा है मैंने, और x प्लस 4 होगा। फिर ये तो 3 हो गए, ये चौथा संख्या हमारा 6 हो गया। ये हमारे टोटल चार संख्याएं का योग कितना दिया है 484 दिया हुआ, 484 दिया। सबसे छोटी संख्या क्या है x है, सभी को इंक्लूड करिए 1 2 3 और एक 4, ये हो जाएगा हमारा 4x। इसको देखिए 2 और 4 6 6 6 12 हो जाएंगे, जाके क्या 12 उधर घटेगा, तो आप बताएंगे बिल्कुल 484 में से आप 12 घटा दीजिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले इसे घटाइए तो ये 2 हो जाएंगे, ये 8 से तो 7 हो जाएगा, और ये 4 की 4 और बट्टे में 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम और 4 8 32, यानी x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 118। तो वो x तो सबसे छोटी थी, वही सबसे छोटी ही संख्या निकाले हैं वो सम है, यानी आंसर हमारा 118 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x और y को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है, y और z उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, x y z एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में करते हैं, x और z के द्वारा उसी कार्य को पूरा कितने समय लगेंगे। देखिए पहले तो x और y है, ओके, पहला है x प्लस वाई, ये दोनों काम करता है तो 16 दिन लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि y और प्लस z ये दोनों काम करते हैं तो 24 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अब कह रहा है x प्लस वाई और z एक साथ मिले तो 12 दिन में काम करता है, x प्लस वाई प्लस z ये तीनों मिलता है तो 12 दिनों में खत्म करता है। हमें बताना है क्या किसका, तो x और प्लस z जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। x प्लस जेड कहने का तात्पर्य क्या है, आप खुद देखिए कि जब ये टोटल का दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, आप यहाँ से y और z का निकाल लेंगे तो x बचेगा, तो हमें तो पहले निकालना होगा x, तो इस दो का एलसीएम ले लेंगे है ना। हम सीधे यहाँ पे 3 का एलसीएम लेते हैं, ओके, तीनों का एलसीएम कितने हो जाएंगे, आप बताइएगा 48, ये 48 आ गया, 12 12 चौके 48, 24 दूना 48 और 16 तिया 48। अब देखिए ये टोटल कितना है, टोटल वाला है एफिशिएंसी 4 है, 4 में से इस 2 को घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे 2, मतलब कि 48 को 2 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। वो 24 किसका आ गया, तो आप बताइएगा x का आ गया ना। अब देखिए जब x की आ ही गया है, यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, देखिए टोटल काम है 48, 48 में से हमने x के लिए निकाला तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, इसे काटेंगे तो कितने आ गए 24। ये 24 किसका है, तो आप बताएंगे x के लिए है, ये x का है। अब देखिए x जो है 24 दिन में काम कर लेगा। अब y की बारी है, y इसमें दिया हुआ है, अब z की बारी है, तो इस टोटल में से हम यदि x और y को घटा ले तो हमारा z निकल जाएगा, ओके। तो ये आप देखेंगे 4 में से 3 को घटाएगा तो 1, मतलब ये टोटल 48 दिनों में काम करेगा, कौन करेगा तो जेड करेगा। बस 48 और 24 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, तो 48 और ये 2 टाइम में ये 1 टाइम में, दोनों मिलके तो 2 1 3, इसे काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 3 छः 18, क्या ये 16 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, तो आप बताइएगा बिल्कुल एक्स और जेड जो है कितने दिनों में कर लेंगे, तो 16 दिनों में। आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है सचिन जो है गणित में 70%, विज्ञान में 60% प्राप्त करता है,
मान लीजिए कि दोनों विषय में पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। हम मान लेते हैं दोनों विषय में पूर्णांक उसको कितना मिला, 100 मिला। ठीक, अब कुल कितने हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट में है तो एक और 100, टोटल हो जाएंगे 200। टोटल तो 200 है, बट आप देखेंगे पहला में 70 मिल रहा है, दूसरे में 60, तो इसमें 70 मिल रहा है, इसमें 70 और इसमें 60, 7 6 13, मतलब कि मिलना चाहिए 200, जिसमें से उसको 130 ही मिला। 130 मिला किससे, 200 से मिला, तो सीधे हम लिखेंगे 130 मिला किससे मिला, तो 200 से मिला। और गुणे किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 13 से 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 6 दूना 12 और एक 6 बचे, यानी कितना प्रतिशत उसको आया है, तो 65%। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या हमारा कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। आइए हम लोग निकालते हैं वो दर। पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या कि मूलधन, जैसे हम मान लेते हैं मूलधन हमारा क्या है, पी है। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 12 साल में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। ये स्वयं की दुगुनी कहने का मतलब इसका मिश्रधन 2 गुना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना निकालिएगा, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2p और माइनस p घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे p। इंटरेस्ट हमारा निकल चुका है p, हमें बताना है क्या, तो आप बताइएगा रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला बता देंगे कि रेट इक्वल होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम। लिखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है p है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है p है इंटू आपके पास टाइम है 12 वर्ष। p से p कैंसिल, 4 3 12, 4 से काटेंगे 25 टाइम में, यानी कितने आ गए 25 और बट्टे 3। क्या इसे और भी छोटा कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं 8 3 24 और 24 1 25, मतलब 8 सही 1/3% आना चाहिए। तो यस, ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, राइट आंसर डी है आपके पास। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1 और 4 के रेशियो में, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है, क्या होगा। तो आइए हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। जब त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बताएंगे कि पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी रखिए पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर का होल स्क्वायर करिए, 1 का करिएगा 1 रह जाएगा, 4 का करिएगा 16 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा क्षेत्रफल का रेशियो, तो 1 और 16। आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है, बताइए कौन सा सअभाज्य है। तो आप बताइएगा सभाज्य जो है इसमें आप देखेंगे कि 14 और 35 ये दोनों तो 7 से कैंसिल होने वाले हैं, 13 52 ये भी कैंसिल होने वाले, ये 21 84 कैंसिल, बट ये नहीं कैंसिल होने वाले, यानी आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं 3 से, लेकिन ये 5 से, तो अलग अलग है। प्रश्न कह रहा है क्या कि लकड़ी के 3 लट्टों की लंबाई दिया हुआ है 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है, वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात करे जिसके द्वारा वह पूर्णतः मापा जा सकता है। देखिए वो हमें संभावित माप बताना है, ना कि वो सबसे लंबी वाली लंबाई बताना है। संभावित लंबाई कहने का मतलब है यदि सबसे लंबी कहता है तो विकर्ण निकालते हैं हम लोग डायगोनल, बट ये संभावित बोला है ना, तो इस तीनों नंबरों का हम लोग क्या निकालेंगे, संभावित के लिए HCF निकालेंगे, है ना। तो देखिए 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 8 8 छक्के 48 लिख सकते हैं। 57 को क्या बोलते हैं, 8 सत्ते 56 बोल सकते हैं। 72 को 8 नम्मा 72, बताइए इसमें कॉमन क्या चीज है, तो आप बोलेंगे इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, वो संभावित लंबाई 8 मीटर बनेगा। आंसर हमारा डी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है 71,624 में 7 का स्थानीय मान बताना है। 7 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे है 7। अब बताइए यहाँ से 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 तो लिखेंगे, जस्ट उसके बाद जितने भी नंबर है उसको जीरो वैल्यू, 1 नंबर 2 3 1 4, तो देखिए इसमें 4 है क्या डिजिट, पहला ही हमारा ऑप्शन हो गया। करेक्ट आंसर कौन हो गया, राइट आंसर ए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का निरूपित नहीं कर सकती है, तो वह कौन सी संख्या है, आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या कितना है x, देखिए हम बॉय की संख्या मान ली है x एंड गर्ल की संख्या कितना मान ली है हम लोग
7 गुनी है तो 7x कर दीजिए। ठीक, अब कह रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी को ऐड करें 7 और 1x तो कितने हो जाएंगे 8x। ये टोटल विद्यार्थी है, अर्थात विद्यार्थी की कुल संख्या कितने के गुणज होने चाहिए? 8 के गुणज होने चाहिए ना। तो 8 का तो ये भी है, 8 का ये भी है, आइए और भी देखते हैं। 8 के गुणज आप बताएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं तो 8 के गुणज तो ये 48 है ही, 8 के गुणज 72 भी है, 8 के गुणज 8 भी है, लेकिन क्या 52 है? तो नहीं। कह रहा है निरूपित नहीं हो सकते हैं, तो यही नहीं हो सकता है, आंसर हमारा बी करेक्ट बनेगा। अब देखिए ये बिंदु का भुज हमें बता देना है कि क्या होगा। देखिए कोटि और भुज आप समझते हुए तो बहुत ही आसानी से बता पाइएगा। हमें बताना है भुज, भुज x को कहते हैं, कोटि y को कहते हैं। तो अब बताइए ये x है और ये y है। अब तो समझ चुके होंगे कि ये हमें क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या है? -2 ही तो है, आंसर ए बनेगा। और वही यदि पूछता है दोस्तों आपसे कोटि, तो ये कोटि जो है दोस्तों ये y को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि बहुपद दिया हुआ है x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें बताना है कि क्या होगा। अब बताइए कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता क्या है? तो आप बताएंगे c/a होता है। c कितना है आपके बहुपद में? तो आप c बताएंगे, c/a। आप देखिए यहाँ पे आपका गुणनखंड है, बहुपद जो है आपके पास यही ना है, x² - 4x + 1। तो ये तो इसके आगे a, इसके आगे b, इसके आगे c है। तो देखिए a b c आपने देख लिया, तो हमें क्या c/a, c कितना है 1 और a कितना है? तो 1 है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, काटिएगा तो 1 आ गया। हमारा गुणनखंड कितना रहा है? तो 1। ऑप्शन नंबर आप क्या बताइएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा के माप 4a 3a है, यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इनमें से किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? चलिए हम लोग बना के देखते हैं किसके बराबर होगा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं कह रहा है ना, तो पहले तो हम लोग बना लेंगे समांतर चतुर्भुज को। ओके, यहाँ पे हमने ये ड्रॉ करा समांतर चतुर्भुज, ये देखिए ये हमने ये ड्रॉ कर दिया समांतर चतुर्भुज। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने डायगोनल और यह जो है हमारा सीधे से परपेंडिकुलर हमने ये डाल दिया है। ओके, अब ये जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन देगा। ओके, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4a दिया हुआ है हमारे बुक में ही, क्वेश्चंस में दिया हुआ, और 3a किसका है? तो इसका दिया हुआ है 3a, इसका वैल्यू दिया हुआ। ओके, अब देखिए 3a ये भी है तो 3a ये भी हो जाएगा, ये तो पता है आसान। ये 4a है तो ये भी 4a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 4a है तो क्या हम इसे बोल सकते हैं क्या, और एंगल भी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का कोण जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये कितना है? 60 डिग्री। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बन जाएगा? तो ये आप बताएंगे कि 30 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 और यहाँ पे 6 है, तो 9 6 15 मतलब 150 डिग्री, 150 तो बच कितने गए एक ट्रायंगल में? 30 डिग्री और बच गया, ओके ना। अब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे क्या कि cos 60, क्या लिखेंगे? cos 60 डिग्री इक्वल लिखेंगे हम लोग AE। AE कहने का मतलब है यहाँ पे हम नामाकरण यदि कर दे, यहाँ पे A इसका नाम डाल दे, इसका नाम E नाम डाल दे, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका D नाम डाल दे। अब देखिए हमने क्या बोला कि cos 60 बराबर AE अपॉन AD, क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो आप बताएंगे बिल्कुल। और cos बराबर क्या होता है? तो B/H होता है, आपको पता है, तो ये B है और ये हाइपोटेनस है। अब देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, AE का वैल्यू आपका दिया नहीं है, AE का वैल्यू हमारे पास दिया नहीं, तो AE ही रखेंगे। AD का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 3a दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो AE का वैल्यू कितने आ जाएंगे? AE इक्वल हो जाएगा आपके पास 3a अपॉन में हो जाएगा 2, होंगे ना कि नहीं? AE का वैल्यू जो है 3a अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमें फाइंड जो करने हैं वैल्यू, अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या दोस्तों? BE, कहाँ पे है BE? अब इस वाले का वैल्यू निकालते हैं हम। BE का वैल्यू कैसे बताइएगा? तो टोटल 4a है,
इसमें से 1.5 को अब हटा ली, इसको हम ब्रेक करेंगे तो कितने लिख सकते हैं, 1.5a ही तो लिखेंगे। 1.5a किसका आ गया है, ए ई का आ चुका है। टोटल 4 है जिसमें से 1.5 हटा दीजिएगा तो ये पता चल जाएगा, तो ये कितना आ गया 2.5। तो अब बता देंगे बी ई जो आ गया हमारा 2.5a आ गया। अब देखेंगे, अब हम लगते हैं क्या साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री रखिएगा, देन इतना आप इसे रखेंगे लिख करके। ओके, अब साइन 60 डिग्री हम लोग क्यों रखेंगे यहाँ पे बताते हैं। जस्ट देखिए, साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन बराबर तो आपको पता होना चाहिए साइन का क्या होता है वैल्यू, साइन का p बाई एच होता है। जस्ट यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल p क्या होगा, तो आप बताएंगे डी ई अपॉन हो जाएगा ए डी होगा, है ना। तो डी ई का वैल्यू कितना है, पहले साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2 होता है। डी ई का वैल्यू तो हमारे पास दिया नहीं है, अपॉन ए डी का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना है, तो आप लिखेंगे 3a है। ओके, अब चलिए यहाँ पे डी ई का वैल्यू आप निकालिएगा तो कितने हो जाएंगे, गुणा करिए तो 3√3a अपॉन में आ जाएगा 2, ये तो आ जाएगा डी ई का वैल्यू। देखिए, अब हम इसे काट सकते हैं तो कितना लिखेंगे 1.5√3a लिखेंगे कि नहीं, इसे काटिएगा तो हो जाएगा 1.5√3a। ये किसका आ गया, तो डी का वैल्यू आ गया। जब डी का वैल्यू आ गया है तो हम लिखेंगे क्या, डी बी में, डी बी कौन था हमारा, तो यहाँ पे था डी, है ना, ये ई था, ये बी, तो इस ट्रायंगल में बोल रहा है डी बी में हमें बोल रहा है क्या करने के लिए। तो इस डी बी में आप देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, आप एक बार देखिए। कह रहा है क्या कि बी डी का होल स्क्वायर इक्वल लिखेंगे हम लोग बीई का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा डीई का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे डीई का वैल्यू हमने निकाल दिया था, कितना निकाला है 2.5 ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका 1.5√3 ए निकाला था तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 625 ए स्क्वायर और प्लस 15 का करिएगा तो ये हो जाएगा 225 और √3 को करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ए स्क्वायर रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएंगे, टोटल का सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब जो है बी डी तो होल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, मतलब आप बता देंगे कि √13 अंदर रह जाएगा लेकिन ए बाहर आ जाएगा, है ना। तो देखेंगे √13 ए कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या यहाँ पे कि के मान के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस वाई इक्वल 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या बताएंगे हम लोग, देखिए अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a1 अपॉन होता है a2 डजंट इक्वल b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ये अद्वितीय हल का सिंबल है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं a1 क्या है आपके पास, देखिए a1 में आप रखेंगे a1 यही है ना, k है आपके पास, a2 कितना है तो 3 है यहाँ पे, डजंट इक्वल b1 क्या है 2 है, b2 क्या है आपके पास, y को हम लोग 1 लिखेंगे, y के आगे क्या है 1 है, तो अब k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, k डजंट इक्वल 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12 और 13 है और उनके व्यय का अनुपात 10-13 है। वरुण और अनिल क्रमशः 2100 रुपया 1300 रुपया की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय क्या होगी ये हमें बताना है। पहले तो हम लोग लिख लेंगे उसकी आय क्या है, ठीक है, इसकी आय जो है वरुण की कितने हैं यहाँ पे, वरुण और अरुण, वरुण का है कितना 12 और इसका 13, 12 और 13 के रेशियो में है यहाँ पे। अब कह रहा है क्या, जो एक्सपेंस कर रहा है सब जो खर्च कर रहे हैं उनका रेशियो क्या है 10 और 13 का, तो यहाँ पे रखेंगे 10 और 13 का। अब जो बचत वो करता है, जो ये सेव करता है वो दिया हुआ हमारे पास, एक है 2100 रुपया बचाता है 2100 और दूसरा जो बचाता है आपका वो बचाता है 1300। देखिए इसे हम लोग कैसे मल्टीपल करेंगे, आपको करने होंगे इसको इससे मल्टीपल, है ना, 21 को 13 से, फिर 13 को 12 से गुना, फिर 13 को 10 से और इसको इससे गुना करने पड़ेंगे।
ऐसे आप गुना करके एक दूसरे को इक्वल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे देखेंगे आप। तो जैसे कि हमने लिखा 13 गुने 12 में से आप लिखेंगे 13 गुने 10 को घटाइएगा तो यह किसके बराबर आएगा, तो आप बता देंगे कि 13 और गुने 21 जो करिएगा ना, माइनस इसमें से 13 गुने 21 करेंगे तो कितने आ जाएगा, ये आपके पास 27,300 आ जाएगा। इसमें से घटा लीजिएगा कितना, आप ये 13 में 10 से गुना करिएगा 1300 में से, तो कितने आ जाएंगे, 13,000 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए घटाते हैं, 12 और 13 में गुना करेंगे, में से घटाइएगा 123 तो कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ पे 26। यहाँ पे ए बी कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, हमने मान लिया ए इतना इक्वल 27,000 में से 13,000 घटा लीजिएगा तो कितने बच जाएंगे 555, 550 बचेंगे। 26 से आप इसे काट सकते हैं, कितने टाइम्स में कटेंगे, 550 बता रहे हैं, ये 550 एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा दोस्तों। अभी हमने 27,000 में से 13,000 घटाया तो 14,300 आएगा, है ना। तब 26 से हम लोग काटेंगे तो 555 आएगा। ओके, तब 26 ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 26 से कितना रहा है 14,300 को हम लोग काटेंगे तो 555 आएगा इसका, तो ए का वैल्यू आ गया 55, 555। अब हमें बताना है कि वरुण का है, वरुण का है कितना था, तो आपने देखा था वरुण का कितना था, बी था, और अनिल का कितना 13 था। तो हम लोग गुणा कर देंगे 555 और गुने इसमें 12, तो गुणा करेंगे कितने आ जाएगा 6,600 आ जाएगा। वरुण का अरुण का करेंगे तो 550 में हम लोग गुणा करेंगे 13 से, तो 13 से गुणा करिएगा तो 7150 आएगा। देखिए 7150 और 6,600 कौन है, तो आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, राइट आंसर बी होगा। आगे कह रहा है कि हमें निम्नलिखित को हल करना है। अब देखिए ये 3/√अंडर में दिया गया है 0.00009, है ना, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और बट्टे ये 10, यदि हम लोग रूट को हटाते हैं तो कितने आ जाएंगे 0.3 0.03 आ जाएगा, प्लस में 4 को आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। इस डेसिमल को यहाँ पे 2 जीरो लिख सकते हैं, इस डेसिमल को यहाँ पे 2 जीरो, ऊपर में तो जाएगा ही, डेसिमल को ब्रेक करिएगा तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है तो 4 और 3 में गुना करेंगे तो 1200, प्लस ये है 4 तो 3 और 4 थे 1200, ठीक है, गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो 2400 और बट्टे 12, 12 से काटेंगे 12 दूना 24, यानी कितना आ गया हमारे पास 200। ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6 और 8 में है, उनका गुणनफल दिया हुआ 768, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या मतलब ये 6 वाली बतानी है, मल्टीपल क्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगी। पहले तो गुणनखंड बोल दिया है, 6 और गुने 8 में करेंगे, 6x मान लेते हैं और गुने 8x, तो कितने आ जाएंगे 768 आएंगे। अब यहाँ से हम x स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 768 अपॉन में हो जाएगा 6 इंटू 8, ये तो आएंगे, इसे काटिए, इसे काटेंगे 16 टाइम में कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 16 और रूट अंडर, तो x की वैल्यू 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गया तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी थी, एक है 6 और दूसरी है 8, 8 छक्के 4 छक्के 24, यानी ऑप्शन नंबर आपके दिख रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 24। देखिए कह रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9-10 है, 11 साल बाद उनकी आयु 10-11 हो जाएगी। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु हमें बताना है कितना हो जाएगा। पहले क्या था 9 और 10 के रेशियो में, 9x और बट्टे 10x, कितने साल बाद बोला है, तो ये बोला है 11 साल बाद, तो 11 प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भी 11 प्लस करिए। अब क्या हो जाता है 10/11 हो जाता है, क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम लोग, तो 11 नंबर 99x प्लस 11 में 11 से तो 121 इक्वल में हो जाएगा 100x और प्लस में हो जाएगा 110, ये घटा लेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे x बराबर 121 में से 110 घटा लेंगे तो कितना, बस 11 ही तो बचेगा, मतलब x की वैल्यू 11 आ चुकी है। तो शिव कुमार की वर्तमान क्या थी 9x,
तो आप गुणा करेंगे यहाँ पे 9 और गुने 11, 11 नंबर 99 वर्तमान आयु आ जाएगा। तो 99 वाला एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो राइट आंसर बता देंगे। और इसका यदि देखेंगे दिलीप कुमार का, तो दिलीप का 10x था, तो 10 और गुने 9, 10 और गुने 11 तो 110, ऑप्शन दिख रहा है राइट आंसर डी। आगे क्वेश्चन कह रहा है रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगे। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, ये हमें बताना है। कितने घंटे साइकिल चलाई उसने, तो इसे सॉल्व करते हैं। कितना पहले जाता हम मान लेते हैं रविकांत जो है x घंटे में साइकिल चलाया है, तथा x घंटे में तो उसने साइकिल चलाया है, ठीक है, साइकिल चलाया है, और पैदल चला है, वो चला जो है पैर से चला है, वो कैसे, तो वो 7 घंटे उसको लगे हैं, मतलब 7 माइनस x कर देंगे, है ना। अब देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि कुल दूरी उसके पास दिया है कितना, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना। डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये बता दिए हैं क्या कि b के जो है इतना घंटा लगता है, मतलब कि वो यदि कैसे चलता है तो साइकिल से चलता है तब, तो साइकिल से चलता है इतना घंटा, और गुने यहाँ पे हम लोग चाल लिख दिए, चाल और गुने घंटा मतलब कि दूरी, और प्लस लिखेंगे 3 किलोमीटर की रफ्तार से वो जाता है 7 माइनस x, पैदल चलता है ना। देखिए इस दोनों को इंक्लूड करेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं इसको, तो कितने हो जाएंगे 12.5x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये 7 या 21, और माइनस हो जाएगा 3x, इक्वल कितने लिखेंगे 40, कितने चले जाते हैं 40 किलोमीटर, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 12.5x और यह 3x घटा लेंगे तो 9.5x हो जाएगा। ये जो 21 है जाके उधर घटेगा, 40 में से 21 घटाएगा तो कितना 19 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू अब बता देंगे कि 19 और बट्टे 9.5, इस दशमलव को हटाएगा तो 0 आ जाएगा एक, है ना। 19 से काटेंगे 5 टाइम में और 5 से काटेंगे 2 टाइम में, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 2 घंटा आ गया। तो रविकांत जो है साइकिल चलाई है कितना 2 घंटा चलाई है, x का वैल्यू 2 आ गया। अब पैदल चला कितना घंटा, तो 7 में से x घटा लीजिए, मतलब 7 में से 2 मतलब 5 घंटा पैदल चला है। हमसे क्या पूछा गया है, आइए देख लेते हैं कि कितने घंटे साइकिल चलाई, बस साइकिलें चलाई पूछा गया है, तो वो 2 घंटा साइकिल चला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैदल 5 घंटा उसने चला। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन 30 डिग्री प्लस 5 कॉस 60 डिग्री प्लस 3 साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पे सीधे हम वैल्यू रखते चलेंगे, 2 साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 रखिए, प्लस 5 कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, प्लस 3 इंटू आप बताएंगे 180 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है ना। 92 जब 180 तो 90 का वैल्यू ही 0 होता है, तो हम लोग 0 रखेंगे। अब देखिए 3 और 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास बच गया ये 2 2 से कट जाएगा, एक और प्लस ये बच जाएंगे 5/2 हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग ऐड करते हैं, कितने आ जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 2 और प्लस 5, यानी बताएंगे 7/2 है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः जो 16 मीटर स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बता दीजिए क्या हो जाएगा। संगत भुजाएं आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है, ये स्क्वायर रूट का क्या वैल्यू आ जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट 6, यानी क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर एक ही तो दिख रहा है 4 और 6। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए, कितने आम बेचने चाहिए। तो हम देखिए एक आम का यदि विक्रय मूल्य निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा 30/50 होगा, टोटल अमाउंट को हम लोग क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 0 से 0 कटा, मतलब 3/5, ये क्या आ गया एक आम का विक्रय मूल्य। तो एक आम का हम लोग यदि क्रय मूल्य निकालते हैं तो 3/5 ये तो विक्रय मूल्य लिखेंगे, और गुने 100, और हानि हो जाती है मतलब 90 हो जाएगा। चलिए काटिए, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 3 3 9, यानी हमारे पास 10 और बट्टे 15 बचेगा। 10/15 ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया, ये क्रय मूल्य लिख लीजिए, ये हमारा विक्रय मूल्य था, ये हमारा विक्रय मूल्य था 3/5। अब देखिए जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास दोनों आ चुके हैं, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हैं आप, 5 से 5 दूना और 5 से 5 3, ओके।
अब 20% लाभ उसको कमाना है, तो उसे इतना रुपए हमें बेचने हैं। देखिए, जब 20% का लाभ कमाना है तो हमारा क्रय मूल्य 2/3 है और गुण्य हो जाएगा 120 और बटे 100 होगा। 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 4 टाइम में, 2 से 2 और 2 से 5 टाइम में, यानी कितने होंगे 4 और बटे 5 आएगा। 4/5 ये क्या आ गया, 20% लाभ पर उसका सेलिंग प्राइस है ना, 20% लाभ पे सेलिंग प्राइस आ गया। तो 28 रुपये में बेचेगा आम, तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो सीधे हम 28 रुपये में बेचेगा, तो 28 और गुण्य हो जाएगा 5/4, 4 सत्ते 28 यानी 7 और 5 में गुना करेंगे तो कितने आएंगे 7 और 5, तो आंसर हमारा आएगा 35। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आंसर बता देंगे वो है टोटल आम जो है बेचने चाहिए 35 आम। आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा है यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो व्युत्क्रम का योग कितना होगा। हमें व्युत्क्रम का योग बता देना है कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास बहुपद है पहले तो लिखते हैं हम लोग 5x² - 7x और +2, इसके शून्य क्या है अल्फा और बीटा है। देन हम लोग क्या लिखेंगे कि 5x² - 5x इतना तो लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 होता है, यहाँ पे 5 - 2 लिखते हैं तो ये 7 ही आ जाएगा +2। इसमें हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 5x कॉमन हो गया तो हमारे पास x - 1 बच गया। इसमें कॉमन करिएगा 2 तो ये बचेगा x - 1 बचेगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या कि x - 1 और दूसरा हो जाएगा 5x और -2। अब देखिए ये दो चीजें आ गई हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू तो 2/5 आ जाएगा इससे। अब देखिए हमारे पास अल्फा आ चुके हैं 2/5, बीटा आ चुका है 1 आ चुका है, हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योग बता देना है। तो देखिए 2/5 नहीं बल्कि 5/2 लेना है और 1/1 रखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं 5/2 और प्लस 1/1, ये हमारे मूल है, इसी को हम लोग अपोजिट कर लिए हैं, एलसीएम 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और प्लस ये हो जाएगा 2, 5 और 2 7, 7 बटे ये हो जाएगा 2। देखिए है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा है पहली n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है n × n+1 अपॉन होता है 2। ये फार्मूला याद होगा तो आप बिल्कुल सही बना पाएंगे, आंसर ए करेक्ट होगा। देखिए सेक्शन नंबर 3 साइंस का है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। जो सोडा वाटर खोलते हैं ना दोस्तों, आपका CO2 निकलता है। कौन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। आपको बता दें कि सोडा वाटर में जो कार्बनिक अम्ल होती है वो है H2CO3 उपस्थित रहता है। सोडा वाटर प्राकृतिक में कैसा होता है, एसिडी होता है, एसिड होता है मतलब अम्ल होता है। कह रहा है कि कांसा का अवयव घटक बताना है, कांसा किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो कांसा बता देंगे आप, कॉपर और एसएन से मिलकर बना हुआ है। आंसर एक करेक्ट बताइएगा यहाँ पे। यदि पीतल पूछा जाएगा तो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ है, क्या, तो पीतल आप बताएंगे, पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ, ओके। और यहाँ पे जैसे Al प्लस Mg लिखा हुआ, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, ये बनेगा आपका मैग्लेनियम, क्या बनेगा, मैग्लेनियम, मैग्नेलियम है ना, मैग्लेनियम। और Cu प्लस Al है ना, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, ये बनेगा आपका रोल गोल्ड, क्या बनेगा, रोल गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, ओके, रोल गोल्ड बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, बक्सा, बक्सा प्रकार के जो सोलर कुकर, बॉक्स टाइप सोलर कुकर में परिवर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं, बताइए। आंसर बताएंगे समतल में, आंसर ए करेक्ट बताएगा। गोलीय प्रकार के, जो गोलीय प्रकार के सोलर कुकर में अवतल परिवर्तक का प्रयोग होता है ना। सोलर कुकर में सामान्यतः अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। अवतल दर्पण अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर ला देता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि होमोसैपियंस शब्द किसने गढ़ा है। होमोसैपियंस जो है शब्द ये किसके लिए है, मनुष्य के लिए, साइंटिफिक नेम है। तो इसको बताया कौन है, कौन गढ़ा है, तो आंसर बताएंगे सी लिनियस बताए हैं। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर बी बोलिएगा आप। आगे देखिएगा क्वेश्चन आगे पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है, कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है, कौन सा अंग है जो पित्त रस स्रावित करता है, तो आंसर बताएंगे यकृत। आंसर बी करेक्ट होगा, क्या,
यकृत करता है। देखिए कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस कौन है, क्रिस्टलीय ठोस इसमें बता दीजिए कौन है। तो क्रिस्टलीय ठोस बता देंगे इसमें शक्कर है। कौन है, शर्करा, जिसको शर्करा भी बोलते हैं। कांच, प्लास्टिक एवं रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के निम्नलिखित में क्या बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं। तो आंसर बता देंगे, इसके बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट की संरचना जो है षष्ठ फलकीय होती है ना। कह रहा है यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होगा, क्या होगा, तब बताएंगे विद्युत क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगी। कह रहा है किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा तब घर्षण रहित तल पर नहीं होगा। आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा है साइट्रस कैंकर एक डैश है, साइट्रस जो है कैंकर एक डैश है, तो साइट्रस कैंकर एक जो है जीवाणु जनित रोग है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, क्या है, जीवाणु जनित रोग है। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है, क्या काम है। जाइलम का आपको पता है कि जड़ से पानी को ले जाके पूरे पार्ट्स में पहुंचाना जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है। तो फ्लोएम का काम बताइएगा। फ्लोएम का काम बता देंगे कि यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है ना। आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है, कौन नहीं है। तो आंसर्स यहाँ पे बताएंगे P3 और आर्गन, ये तो है। O2 माइनस और Fe है, बट Mg प्लस और आर्गन नहीं है। तो आंसर हमारा सी करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए आगे कह रहा है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। वास्तविक जो गैस है वो कैसा व्यवहार करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है बताइए। तो आंसर बता दीजिएगा कि उच्च तापमान एवं निम्न तापमान पर करती है ना। आंसर हमारा डी करेक्ट बता दीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, जे थॉमसन ने किया है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बताएंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो आंसर बताएंगे ऋणात्मक। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत हमें बताना है। तो गलत कौन है इसमें, आंसर बता दीजिएगा। इसमें जो गलत है हमें, देखिए कह रहा है बिंब के समान साइज होती है, बात तो सही बोला गया। काल्पनिक होती है, ये भी सही है। कह रहा है क्या कि समतल दर्पण के उतने ही पीछे होता है जितना कि वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, ये भी सही है। वास्तविक होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आंसर हमारा डी, यहाँ पे जब काल्पनिक हो गया तो वास्तविक कहाँ से हो सकता है, आंसर डी होगा, ये गलत है। कह रहा है कि एक ध्वनि की तरंग n तथा वेग भी यदि आवृत्ति को बढ़ाकर 4n कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा, तरंग का वेग क्या हो जाएगा। तो तरंग का वेग जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, क्या भी हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाली फॉर्मिक एसिड, चींटी के काटने से कौन, फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को जो बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, किसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, तो सोडियम बाई कार्बोनेट का। आंसर्स क्या बताएंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पता है क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल का बता दे, HCOOH होता है फॉर्मिक का। सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या होता है, तो इसका होता है दोस्तों NaHCO3 होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का आप बता देंगे। सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, बट यहाँ पे लिखते हैं NaCO3 इंटू 10H2O होता है ना। सोडियम जो बाई कार्बोनेट है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग तथा अग्निशामक में भी किया जाता है। देखिए कह रहा है सिरके के रासायनिक नाम बताना है, सिरके के रासायनिक नाम बता दीजिए क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कि CnH2n होता है ना। तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सिरके का यदि रासायनिक सूत्र पूछाएगा तो CH3COOH होता है सिरके का, CH3COOH होता है ना। देखिए आगे कह रहा है क्या कि धातु पर परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तब क्या होता है।
तब होता है कि यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर नंबर ए करेक्ट बताइएगा आप। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण का आवर्त फलन होता है, किस गुण का आवर्त फलन होता है, परमाणु भार के। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। परमाणु भार के मोसले के नियम के बाद जो है यह नियम क्या हुआ था, विफल हो गया था, है ना। और मोसले के अनुसार तत्वों के संपूर्ण गुण उनके जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम था, है ना, और डुबनेर ने ट्रिक नियम दिया था। देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है, बताइए कौन नहीं है प्रोटीन इसमें। तो आप बताएंगे कैराटीन तो है इसमें प्रोटीन, फाइब्रिन भी प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये प्रोटीन नहीं दोस्तों, क्लोजेन ये भी प्रोटीन है। यानी आंसर हमारा क्या दिखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बना। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, बताइए कहाँ से लिया गया है। तो आंसर बता देंगे मुंडकोपनिषद। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, जुलाई 1947। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित किया गया था। 15 अगस्त, और आपको बता दें कि 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को यह निश्चित किया गया कि इस एक्ट के द्वारा पाकिस्तान और भारत दो जो है डोमिनियनों की स्थापना किया जाएगा, मतलब दो देशों का अलग अलग स्थापना किया जाएगा। आगे कह रहा है क्या कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री का है। कितना का है, 30 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, और ये अक्षांशीय कैसे हमें पता चलेगा, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच के आप डिफरेंस को आप देखेंगे तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस बताता है आपका, है ना। देखिए निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताना है सबसे कम किसका है। तो आप बताएंगे नागालैंड का नहीं, ये 10 की वृद्धि में कम था, मिजोरम का भी नहीं, मणिपुर का नहीं, अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर के दायरे में मात्र 17 आदमी रहते हैं, अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग, है ना। हमें सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग ही चलना है अभी। तो आंसर हमारा सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद आएगा, सबसे उच्च पर कौन आएगा बता दीजिए। तो सबसे उच्च क्रम पे आ जाएगा, आपको बता दे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, है ना। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है, समानता का अधिकार बताइए किसमें है। तो आंसर बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 से 18 में है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पूछता तो 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। वही शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछता तो 23 से 24 में है। और यदि ये 25 से 28 वाला क्या है, तो आप बता देंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 29 से 30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ना। संवैधानिक अधिकार तो आपको पता है 32 में है। देखिए आर्टिकल यदि 14 से 18 तक की बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में आपको बता दें कानून के समक्ष समानता, मतलब इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का कानून जो है समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है फिर, तो अनुच्छेद 15 में आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में भेदभाव नहीं होगा, मतलब आप भी यूज कर सकेंगे हम भी यूज कर सकेंगे, वो सार्वजनिक स्थान वैसा होता है, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि हाँ ये निम्न कोटि के है ये उच्च कोटि के है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि हाँ उनको नहीं करने दिया जाएगा आपको करने दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 में देखेंगे अनुच्छेद 16 में बताया क्या गया है कि अवसर की समानता, मतलब कि इसके अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अधिकार है कि नहीं। और आर्टिकल 17 में आप देखेंगे अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की इसमें अंत है, ठीक है। आर्टिकल 18 में देखेंगे तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, मतलब इसके अनुसार बताया गया कि सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावे राज्य के कोई अन्य उपाधि पर प्रदान नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 18 में है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है,
बताइए त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। आंसर इसमें डी करेक्ट होगा। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है त्रिपिटक में, है ना। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया है? कौन उल्लेखित किए हैं? तो आंसर बताएंगे बी.डी. सावरकर जी। आंसर बी करेक्ट होगा। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? वेवेल योजना, तो वेवेल योजना बता दें 1945 में। आंसर सी करेक्ट होगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ जो विजय हुआ था, देखिए ये 4 जून 1945 को हुआ था। कह रहा है क्या कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है? कोसी बाढ़ नियंत्रण बता दीजिए कहाँ पे है? तो आंसर बताएंगे ये है बिहार में। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। इनमें कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? इनमें कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो आंसर बता दीजिएगा वो क्या है। देखिए ऑप्शंस, वो है आपका समुद्री तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी, है ना। आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा पक्षाभ शब्द से क्या मतलब है? पक्षाभ क्या है बताइए? तो पक्षाभ यहाँ पे एक ऊंचा बादल है। क्या है? एक ऊंचा बादल। आंसर सी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर बता दीजिएगा अनुच्छेद 54 में है। आंसर सी बताएंगे अनुच्छेद 54 में है। तो आर्टिकल 52 में क्या है दोस्तों बताइए? अनुच्छेद 52 में है कि भारत के राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किन में निहित होगी? राष्ट्रपति में। ओके, 54 तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। 55 में क्या है? तो 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। देखिए कह रहा है कि मेधपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थन कितना शक्ति है? बताइए कितना अश्व शक्ति है? तो आंसर बता देंगे 12,000 अश्व शक्ति है। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? कब धारण किए थे? तो आंसर बताएंगे 1674 में। आंसर सी करेक्ट होगा। राज्याभिषेक की प्रक्रिया पंडित गंगा भट्ट के द्वारा करवाए थे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जगदीशपुर से? तो आंसर्स बताएंगे बाबू वीर कुंवर सिंह जी किए थे। आंसर्स बी करेक्ट होगा। इनके बारे में कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे इनकी मृत्यु जो होती है दोस्तों 26 अप्रैल 1858 को होती है। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है ना। और यह बता दें वीर कुंवर सिंह विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किए थे 26 जुलाई 1857 को आरा में किए थे इन्होंने। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नोत्तर में किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? बताइए किसे तूफानी चालीसा कहते हैं हम लोग? तो आइए तूफानी चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तूफानी चालीसा कहते हैं। आंसर हमारा ए करेक्ट बनेगा। इसे जो है गरजता चालीसा, प्रचंड चालीसा, है ना, चिखता साठा आदि स्थानों पे नाम इसका अलग अलग नाम दिए गए हैं। बिहार के किस क्षेत्र में नीस शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टाने की बहुलता दिखाई देती है? बताइए कौन से क्षेत्र में दिखाई देती है? तो आंसर बता देंगे वो क्षेत्र है दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप बता दीजिएगा, वो है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में है। आंसर हमारा ए और बी दोनों यानी करेक्ट आंसर डी होगा ऑप्शन नंबर। क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है 64 भी है 89 भी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, देखिए 64 में बताया क्या गया है 64 में कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति और अन्य कोई लाभ पद पे नहीं होंगे, ये तो होना चाहिए। ठीक है, और 89 में क्या कहा गया? 89 में भी वही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा है ना यथाशीघ्र अपने ही किसी सदस्य का अपना उपसभापति ये तो चुनते हैं, ये तो बात सत्य है।
ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? कौन रद्द किया था? तो आंसर बताएंगे, लॉर्ड रिपन किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन कर दिया था रद्द, है ना। और बता दें, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए, अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का, सेक्शन नंबर 5, जनरल इंग्लिश का। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब बताइए क्या होता है? डिजास्टर मतलब आप बता देंगे, आपदा होता है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी। आंसर ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, ट्रेजेडी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब यही आपदा ही होता है, विपदा, आपदा विपदा कहते हैं इसे। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे आर फेसिंग अ डैश कंपटीशन इन बिजनेस। आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर्स यहाँ पे बताइएगा कि कह रहा है कि कठिन प्रतिस्पर्धा के लिए जो है अवसर इन कौन से वर्ड्स के लिए यूज करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे यूज करेंगे फेरिस, है ना, FIERC। ऑप्शंस नंबर क्या होंगे? ऑप्शंस ए करेक्ट बनेंगे यहाँ पे। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस कह रहा है क्या यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of word. A person who wanders from place to place without a home or job. हमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? कह रहा है कि वैसे व्यक्ति जिसका कोई खास ठिकाना ना हो और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवारा कहते हैं, है ना, घुमक्कर कहते हैं। तो आंसर क्या बनेगा उसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वेगा बॉन्ड। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये देख लेते हैं कौन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंडस्केप तो ठीक है, लेंट्रन भी ठीक है, लैंग्वेज भी ठीक है, आपका लास ये गलत है दोस्तों। तो होना क्या चाहिए था इसका? इसका होना चाहिए था LAPAC, है ना, लैप्स होना चाहिए था, ये होना चाहिए था लैप्स। लैप्स मतलब बीत जाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या कह रहा है कि फॉल आउट विथ समवन, फॉल आउट विथ समवन। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो हम लोग जानेंगे कि किसी से झगड़ा करना, है ना, किसी से वाद विवाद करना, करने के बाद जो है दोस्ती को समाप्त कर लेना। तो आंसर्स क्या बताइएगा? फॉल आउट विथ समवन। आंसर्स बता देंगे यहाँ पे कि स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर एन एग्रीमेंट। आंसर्स हमारा ए करेक्ट बताएंगे। देखिए, कह रहा है कि select the most option can be used one word substitute for the given group of word. A lion's home, a lion's home बताइए। a lion's home मतलब होता है शेर के गुफा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेन बोलते हैं, बांध। ऑप्शन बी दिख गया हमें। आगे देखेंगे, कैनल मतलब आप समझते हैं कहाँ जहाँ कुत्ता रहता है उसे कैनल बोलते हैं। स्टेबल कहाँ? जहाँ पे घोड़ा रहता है ना। और पेन, पेन एक छोटा घेरा हुआ जगह होता है जो पशुओं को रखा जाता है। आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए, डैश आई फॉरगेट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी। मतलब कि हम भूल गए तुमको क्या करने के लिए? पार्टी में इनवाइट करने के लिए, है ना, इन्फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या व्यक्त करिएगा? ओप्स, है ना, मैं भूल गया, अचानक से आप बताएंगे ना, आह तो होगा नहीं यहाँ पे, आउच होगा नहीं, तो बच क्या गया? ये अल्लास होगा नहीं, या दुख प्रकट नहीं किया जा रहा। तो आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश मतलब होता क्या है? तो डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना, प्रतिष्ठित, सम्मानित, है ना। तो हमारा आंसर इसका साइनोनिम क्या होगा? ऑनर्ड होगा, ऑनर्ड। आंसर यहाँ पे सी, सम्मानित कह सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आइए, माय फादर वांट्स अ लार्ज पीसेस ऑफ फर्टाइल लैंड, है ना। तो आंसर इसका क्या बताएंगे? आंसर बनेगा कि अ लार्ज पीसेस ऑफ फर्टाइल लैंड इज ऑनर्ड बाय माय फादर। आंसर ए करेक्ट बन गए आपके। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? द चेयरमैन्स स्पीच वाज, द चेयरमैन्स स्पीच वाज डैश टू द ओकेजन। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर बताएंगे अप्रोप्रिएट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट, है ना। देखिए, आगे क्वेश्चन हमें क्या बताया जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें बताना है। क्या? प्रॉस्पर का।
प्रॉस्पर का मतलब पहले बताएंगे, प्रॉस्पर मतलब होता है फलना फूलना, तो आंसर क्या बताएंगे, डिक्लाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलना फूलना का डिक्लाइन मतलब घटना, है ना। आगे देखेंगे, कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हमारे पास क्या है वर्ड देखेंगे, कह रहा है कि ही वॉज डैश टू 6 months ऑफ इम्प्रोचमेंट फॉर स्टीलिंग। क्या आंसर बताएंगे यहाँ पे, कह रहा है क्या यहाँ पे कि हमें कह रहा है कि जेल जो है यहाँ पे, जेल 6 months क्या है, इम्प्रूवमेंट फॉर शेलिंग, है ना। स्टीलिंग कह रहा है कि मृत्युदंड अथवा कोई अन्य सजा देने के लिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है जेल में जो, तो उसके लिए क्या बताएंगे, कंडेनमेंट। आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मच ऑफ माई टाइम डैश बीन वेस्टेड। बताइए क्या होगा, मच ऑफ माई टाइम डैश बीन वेस्टेड। तो आंसर से बताएंगे मच ऑफ के बाद जो है टाइम क्या है, सिंगुलर होने की वाली खाली स्थान पे हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लाया जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप बताएंगे है जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आइए नरेशन बनाते हैं। वी आर लिविंग फॉर सिंगापुर टुमारो मॉर्निंग सेड कबीर। बताइए क्या बनाएंगे इसका, तो आंसर बनाइएगा इसका कि कबीर सेड दैट दे वेयर लिविंग फॉर सिंगापुर द नेक्स्ट मॉर्निंग। आंसर्स ए करेक्ट बता दीजिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गिवन द आइटम्स। आई वॉश, आई वॉश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि धोखा या फिर छल करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बताएंगे अ डिस्पेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसका मतलब ही वही होता है, डिसेप्शन। Select the most appropriate option to fill in the blank. Mother was tried dash she stayed up all night. तो आंसर क्या बताएंगे यहाँ पे हमारा फुलफिल करेगा येट। क्या फुलफिल करेगा यहाँ पे, येट करेगा, है ना। आगे क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइनाइट। हमें नॉन फाइनाइट ढूंढना है इस सेंटेंस में। आई हैड सूनर रन देन वॉक। बताइए क्या होगा इसमें, तो हम बता देंगे नॉन फाइनाइट जो है रन और वॉक दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका क्या, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ डैश। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे हैज लेफ्ट, हैज लेफ्ट। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा, है ना। क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, रेस्टोरेंट्स आर डैश न्यू वेज ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स दिस डेज। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, कह रहा है कि ग्राहकों को आकर्षित करने का नया तरीका अपना रहा है, तो इसके लिए हमें क्या सेंटेंस में यूज करने पड़ेंगे, एडप्टिंग, है ना। आंसर हमारा सी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, सहमत होना, राजी होना, एग्री होना, सीधे से आप बोल सकते हैं। आंसर ए करेक्ट बन जाएगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 6, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, ढांचा मकान अस्थि पंजर क्या बनेगा। तो आप बताइएगा कि मकान का ढांचा तैयार किया जाता, अस्थि पंजर किसका तैयार किया जाता बताइएगा, तो आप बताएंगे उस शरीर का। देखिए इसमें हमें सबसे अलग चुनना है, तो देखेंगे इसमें हमें कह रहा है कि पौधा फूल, ये तो होता ठीक है, चेहरा आंख है, आंख ठीक है, वृक्ष तना ये भी ठीक है, कुर्सी सोफा ये बिल्कुल से अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, कुर्सी सोफा को छोड़कर बाद बाकी सभी जो है शरीर के दो भाग है यहाँ पे, है ना। देखेंगे हम लोग तो एक दूसरे के भाग ही हैं, बट ये सभी से अलग है। वृक्ष तना ये इसी का भाग है, चेहरा इसी का है, इसी का है, बट ये दोनों अलग ही अलग बने हुए हैं, इसी का आंसर्स बी होंगे। आगे इसमें हमने सीरियल वाइज पे इसे डेकोरेट करना है। चलिए डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे दिए गए कौन से विकल्प नीचे दे शब्द को सार्थक बनाता है ना। तो पहला क्या आएगा यहाँ पे, पहला हम लोग लुगदी लेंगे,
लुगदी के बाद क्या लेंगे, कागज बनेगा, कागज का मुद्रण होगा, मुद्रण के बाद प्रकाशन होगा, तब उसको खरीदा जाएगा। यानी आंसर हमारा ए करेक्ट बनेगा। कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें कुछ पद जो है लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आइए देख लेते हैं क्या यहाँ पे फुलफिल होगा। तो देखिए 9 के बाद 27, 31, 155, 161, 1127, 1127, तो आगे क्या आने वाला है। देखिए यहाँ से गुणा किया गया है 3 में, ठीक है। 27 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 जोड़े हैं। अब इसमें गुणा किए हैं 5 में, इसमें 6 जोड़ दिए हैं, इसमें गुणा किए हैं 7 में, फिर इसमें हम लोग जोड़ देंगे कितना, 8। तो 8 जोड़ दीजिए 27 में 8 तो 35, यानी ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, ए। देखिए आगे हमें बताना है इसमें क्या फुलफिल होगा। तो देखिए 4 का 16 दिया है 64, और यहाँ पे क्या होगा, तो ये कैसे हुआ है बताइए। देखेंगे 4 और 4 में गुना करेंगे तो 16 आएगा, 16 4 में गुना 64, 64 4 में गुना करेंगे कितना है 256। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 256 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि माइंड को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसका हमें बताना है कि क्या होगा, डायग्राम का क्या बताएंगे। देखिए एम को के लिखा गया, आई को जी लिखा गया, एन को एल लिखा गया, डी को बी लिखा गया, वैसा ही ए को वाई लिखा गया, आर को पी लिखा गया, ऐसे सभी में लिखा गया है क्या। तो आप देखेंगे सभी में दो दो घटाया गया है, सभी में दो दो घटाया ही गया है। तो हम भी 2 घटाते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आने वाला है, मतलब ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये होगा। ओके 9 आता है, 9 आई जो आता है 9 पे आता है, तो 7 बिल्कुल दोनों सही है। ए का 2 घटाएगा वाई आएगा ही, दोनों में ठीक है। जी 7 पे आता है, 7 से 5 ये हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट। कह रहा है कि ए की बहन बी है, ए की बहन जो है ये बी है, सी का भाई ए है, सी का भाई जो है ना, सी का भाई ए है। अब कह रहा है क्या कि डी की माँ ई है, डी की माँ जो है ई है, तथा ए का भाई डी है, ए का भाई डी है, ए का भाई जो है डी है, ए का भाई डी है, बट ए की माँ कौन है, ई है। ए की डी की माँ, डी की माँ, सी की माँ और बी की माँ और इसकी माँ, सभी की माँ कौन है, तो डी ई है। कह रहा है कि बी का ई से क्या संबंध है, तो उसकी बेटी है। आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बताइएगा बी, पुत्री है। देखिए कह रहा है इसमें दिए गए हमें उस शब्द का जो प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है उस शब्द का चयन करना है। देखिए टी है, तो इसमें देखें टी है, ए है इसमें, एक्स है क्या, तो एक्स भी है, आई है तो आई भी है, तो ये तो नहीं होगा, मतलब इसे छोड़ दो। आगे देखिए टी ओ है, एक्स है, आई है, सी भी है क्या, सी नहीं है, मतलब ऑप्शन हमारा बन गया कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। देखिए आगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर, वहां से वह बाएं मुड़ता है, वहां से कहा, तो बाएं मुड़ता है, और पुनः जो है बाएं मुड़ता है, एक जाता है, ठीक है एक गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो वो देखिए किस दिशा में जा रहा है, तो आप बताएंगे उत्तर में, आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखांकित में हमें बताना है कि पति पत्नी और परिवार, हमें जो है पारंपरिक संबंध को सही दिखाना है हमें, है ना। तो आप बताएंगे कि पति पत्नी तो होते हैं और ये क्या होते हैं, परिवार में होते हैं, तो आंसर हमारा डी करेक्ट बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।